दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGL क्रैकर में। और आज के वीडियो में हम दोस्तों, जैसा कि हम लोग RPF कांस्टेबल की जो मैथ के क्वेश्चंस थे 2025 वाले, वो सभी देख रहे थे। तो आज की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 3 मार्च की जो हमारी तीसरी शिफ्ट थी, उसके हम जो है मैथ के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक विद्यालय में 7314 विद्यार्थी है तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 27 और 26। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या निकालना है। ठीक है, देखो अनुपात की अगर बात करी जाए तो अनुपात है यहाँ पर लड़कों का 27 है और लड़कियों का 26 है। ठीक है, और टोटल अगर अनुपात में हम निकालें तो कितने हो जाएंगे टोटल बच्चे हो जाएंगे हमारे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 6 13 की 3 हासिल आई 1 2 2 4 1 5 53 टोटल बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 53 टोटल बच्चे हैं अपने यूनिट में, लेकिन हमें टोटल विद्यार्थी कितने दिए हुए 7314 विद्यार्थी, यानी कि 53 जो यूनिट की वैल्यू है, 53 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है सवाल में, यहाँ पर 73 14 53 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 73 14 तो एक यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कितनी आएगी 53 का इसमें भाग कर देंगे। देखो 53 से एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0 और 2 20 बचेगा, एक का अंक उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जाएगा कितनी बार ये अब जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा तो 3 3 का 9 और 3 5 15, इतना हो जाएगा 159। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, 11 में से जब 9 जाएगा यहाँ पे 2 बचेंगे और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 42 अंक उतारेंगे इसमें किसका, फिर 4 का अंक उतारेंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 3 24 8 5 40 2 42, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू आई हमारी 138 निकल के आई। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखो लड़कों का अनुपात कितना था 27, यानी कि 27 था, यानी कि हमें 27 यूनिट की वैल्यू चाहिए है। तो 27 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 138 जो हमारा एक यूनिट का मान आया था उसमें जो हम 27 का गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम पूरा गुणा नहीं करवाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट से हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक, देखो 8 7 56, यहाँ पर 6 यूनिट डिजिट आया, तो हम आंसर में चेक करेंगे 6 लास्ट में कहाँ पर है। पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, देखो तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो डायरेक्ट यहाँ से 37 26 हमारे लड़कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर कि 7 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 2 प्लस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते जाते हैं। देखो 7 की पावर 3 का मान होता है 343। ठीक है, 343 होता है 7 की पावर 3 का मान, और माइनस करेंगे 9 9 81। ठीक है, प्लस कर देंगे इसमें कितना, देखो 2 से स्क्वायर 38 को काटेंगे 19 बार में कटेगा, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ये आपको जो है वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 0 प्लस 7 चौके 28 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 गुणा 4 में करवाएंगे तो 7 चौके 28। अब देखो जो भी प्लस प्लस के हैं सबको जोड़ लेंगे और माइनस वाले को वहां से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 343 प्लस का है, 361 प्लस का है और 28 प्लस का है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर दो, कितना आएगा 3 1 4 और 12 की 2 हासिल आई 1 3 और 6 9 और 4 13 की 3 हासिल 1 3 3 6 1 7 732 आ गया। अब 732 में से जब हम 81 माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना निकल के आएगा, देखो 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, और 13 में से यहाँ पर 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 6, यानी कि 651 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है हमसे कि कोई व्यापारी एक घड़ी 1500 रुपये में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है, फिर वह घड़ी के उसी मॉडल को 1600 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, कुल लाभ या हानि। अच्छा, पहले उसने कितने में खरीदा, 1500 रुपये में पहले उसने खरीदा, यानी कि पहली घड़ी का मूल्य कितना हो गया 1500 क्रय मूल्य। ठीक है, अगर 10% की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, बताइए। विक्रय मूल्य हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 1500 रुपये में खरीदा, 10% की हानि में बेचा, यानी कि 1500 का 90% निकाल देंगे, 10% हानि। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे यहाँ पर, और 15 9 135, यानी कि 1350 रुपये में उसने बेचा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति बन रही है यहाँ पर, एक दूसरी स्थिति क्या बन रही है, दूसरी स्थिति बन रही है हमारी कि जो 1600 रुपये में खरीदता है एक मॉडल को, यानी कि जो सीपी दूसरा सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1600 रुपये।
अच्छा 1600 रुपये दूसरा सीपीओ के 20% के लाभ पर बेचा है उसने, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास? विक्रय मूल्य हो जाएगा 1600 का, निकाल देंगे हम 120%। क्यों? क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा है। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं जितना लाभ हो, और हानि होती है तो 100 में घटा कर लिखते हैं, इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काटेंगे, 0 से 0 और 16 दूनी 32, 3 हासिल, 16 एकम 16, 1 3 19, 1920 रुपये में बेचा। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कुल लाभ या कुल हानि कितनी हुई। देखो सीपी को ऐड कर देंगे और एसपी को ऐड कर देंगे, तो टोटल सीपी हमारा 1500 1600 कितना हो जाएगा? 6 5 11 3100 सीपी हो जाएगा टोटल। ठीक है, 3100 टोटल सीपी हो गया यहाँ से। और एसपी कितना हो जाएगा टोटल? 0 5 और 2 7, 9 3 12 की 2 हासिल 1 और 1 3270 जो है यहाँ पर टोटल एसपी हो गया। यानी कि दोनों चीज़ें मिलाकर उसने जो है 3100 में खरीदी और 3270 रुपये में उसने बेची, तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा हुआ उसको 170 रुपये का। ठीक है, 170 रुपये का फ़ायदा हुआ उसको कितने में? 3100 रुपये में। ठीक है, 3100 रुपये में। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का कर देंगे यहाँ पर गुणा। देखो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे। अब सिंपली हम 31 का भाग कर देंगे 170 में, तो ये जाएगा पहले लगभग 5 बार में। ठीक है, तो 5 बार में जाएगा लगभग, देखो 5% ये रहा लगभग में, और लाभ निकालना है, लाभ हो रहा था तो लगभग लाभ कितना हो गया? 5.48% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं यहाँ पर, कि चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने सिंपली है, इसको जो सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 5। फिर 5 का गुणा इस 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। फिर 17 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। फिर 7 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सही आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, कि एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो जो भर रहा है पाइप वो 9 घंटे में भर रहा है, और जो खाली कर रहा है पाइप वो 63 घंटे में खाली कर रहा है। तो टोटल इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 63। ठीक है, 63 एलसीएम आएगा, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इफिशियंसी निकालने के लिए, इफिशियंसी मतलब क्षमता, कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 का भाग 63 में करेंगे, 9 7 63, और 63 का भाग 63 में करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि जो भर रहा है उसको प्लस में लिखेंगे और जो खाली कर रहा है उसको माइनस में लिखेंगे। यानी कि इनकी दोनों की टोटल इफिशियंसी निकाली जाए तो 7 में से 1 चला जाएगा, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी इनकी 6। ठीक है, यानी कि 6 भर देंगे ये दोनों मिलके। अच्छा, हमें क्या करना है? टंकी का 2/3 भाग भरना है। कहने का मतलब ये है कि 63 तो टोटल उसकी क्षमता थी टंकी की, लेकिन हमें 2/3 भाग भरना है, तो 2/3 इसका निकाल देंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि 21 आ गया। 21 दूनी 42, यानी कि हमें 42 भाग भरना है, और दोनों मिलकर भर कितना रहे हैं? 6 भाग। तो कितना घंटा लगेगा इन दोनों को मिलकर भरने में? 7 घंटे में टोटल जो है दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी टोटल 7 घंटे में यहाँ पर हमारी फिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कि 120 क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को पी द्वारा आर को 12% के लाभ पर बेचा गया। आर इस वस्तु को 45.6 के लाभ के साथ क्यू को बेचता है। पी द्वारा उसी वस्तु को सीधे क्यू को उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो पी का लाभ परसेंट ज्ञात करना। देखो पहले पी को कोई वस्तु 120 रुपये की पड़ी, उसने 12% के लाभ पर आर को बेच दी। आर को कितने में बेची? तो 120 का जब 12% लाभ निकालेंगे, यहाँ पर देखो ऐसे करेंगे, 12% लाभ निकालना है हमें। ठीक है, इसकी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देंगे, गुणा करवाएंगे इसका, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 12 एकम 12 1 13, और 1 अंक 5., यानी कि इसने जो है 134.4 रुपये में आर को बेचा। अब आर ने क्या किया? इसको क्यू को बेच दिया। क्यू को कितने में बेचा? इसने 45 रुपये के लाभ में, यानी कि 45 रुपये के लाभ में बेचा, तो 45.6 इसमें और ऐड कर देंगे, तो टोटल इसने कितने में बेचा? 0 0 और यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, और 4 3 7 1 8, 180 रुपये में इसने टोटल बेचा क्यू को। अब हमसे सवाल में पूछा ये है कि पी अगर आर को ना बेच के डायरेक्ट क्यू को बेचता, और कितने में बेचता? 180 में ही बेचता, तो उसको कितने का लाभ होता? यानी कि 120 को पी को जो है कितने की पड़ी थी वस्तु? 120 की, और उसने क्यू को कितने की बेची? 180 की, तो कितने का लाभ हुआ? 60 का लाभ हुआ। यहाँ पर 60 का लाभ कितने में हुआ? 120 में। गुणा करा देंगे 100 का, तो परसेंटेज लाभ निकल के आ जाएगा। 60 दूनी 120, 2 बार में पूरा कट जाएगा, 2 से 100 काट देंगे, 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50% के लाभ में जो है डायरेक्ट पी जो है क्यू को वस्तु बेचेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमसे कह रहा है कि निकटतम निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? इतने का निकटतम। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि देखो हमें जो है इसके निकटतम निकालना है। ठीक है,
अब निकटतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली है 9 से विभाजित का नियम होता है कि सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो। अगर वो 9 से कटता है तो ठीक है, संख्या भी 9 से कटेगी, और अगर सभी अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ के देखेंगे। 9 0 9, 9 5 14, 14 3 17 और 3 20। क्या 20 9 से कटता है? नहीं कटता, यानी कि ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21। 21 9 से कटता है? नहीं कटता है, यानी कि ये भी संख्या नहीं कटेगी। 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। 19 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी नहीं कटेगी। 9 5 14, 14 3 17 और 1 18। 18 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है, यानी कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? डॉग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 18 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है हमें। ठीक है, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, चाल हमारी 66 किलोमीटर पर घंटा है और समय हमारा 18 मिनट। मिनट को बदलेंगे हम घंटे में, तो घंटे में बदलने के लिए 60 का करेंगे इसमें भाग। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसमें 6 से करवा देंगे, 6 से इसको काट देंगे। 6 से काटेंगे, 6 उदम 60, 10 बार में कट जाएगा। 6 से इसको काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा ये। अब 11 गुणा 18 करा लेंगे। ठीक है, 11 8 88, 11 एकम 11 8 19, और 10 था नीचे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 19.8 किलोमीटर पुल की लंबाई हो जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे इतने में जोड़ने पर योगफल 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अच्छा, यानी कि हमें इस संख्या मतलब 2395 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारी संख्या जो है 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य के लिए पहले इसका हम निकालेंगे लासा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, लासा कितना हो जाएगा इसका? 60। अच्छा, अब ये संख्या जो है 60 से कटनी चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसमें 60 का भाग देकर देखेंगे। ठीक है, 60 का भाग देंगे हम इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 6 चौके 24, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा पहले तो 180 यहाँ पे आ जाएगा, और 9 और 8 5 13 59। अब जाएगा, अब अंक उतार लेंगे 5 का। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 6 9 54, 6 दम 60, 600, मतलब 10 बार में लगभग 600 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 600 आएगा। अगर इसमें 95 की जगह 600 होता तो पूरा पूरा कट जाता ही, यानी कि इसमें अगर हम 5 और जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? संख्या जो है पूरी कट जाएगी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 5। देखो 595 आया, अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 600 बन जाएगा, और 10 बार में ये पूरा पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? संख्या जो है पूरी 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 197.2 निवेश की गई धनराशि ज्ञात करना है। देखो 2 वर्ष का है और वार्षिक रूप से जो है क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया हमें। इसको हम करेंगे ट्री मेथड से। ट्री मेथड मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए क्या करना पड़ता है, एक गोला यहाँ पर जो मूलधन का होता है, एक गोला यहाँ पर और एक गोला यहाँ पर, ये दोनों मिलकर बनते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, एक गोला यहाँ पर लग दिया जाता है। तो अब 10% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? 1/10। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये ऊपर की वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर जो नीचे की वैल्यू होती है उसमें गुणा करा के ऊपर लिख दिया जाता है, यानी कि 1 में 10 का गुणा कराएंगे 10, तो 10 को यहाँ पर लिखेंगे और 10 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर से 10 का गुणा 10 में करवाएंगे, नीचे की वैल्यू का दोबारा इसमें गुणा करवा दिया जाता है। तो 10 का गुणा 10 में करवाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें अंतर दिया गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो सिंपली जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है इसमें, वो होता है हमारा ये वाला गोला। ठीक है, जो 1 है, यानी कि 1 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 197.2। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन होता है ये वाला, तो मूलधन यानी कि 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसमें 100 का गुणा करवा देंगे। ठीक है, जब हम इसमें 100 का गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 72 और 00 और एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 19,720 जो है क्या हो जाएगा? इसका मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ट्री मेथड दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर इसको आपको सीखना है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि प्रथम वर्ष के दौरान एक स्कूल की कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की संख्या 12% की वृद्धि हुई और द्वितीय वर्ष में इसमें 9% की कमी आई। द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यालय की संख्या 1274 थी। प्रथम वर्ष की शुरुआत में कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की संख्या कितनी? हमें प्रथम वर्ष की शुरुआत में निकालना है। ठीक है, अच्छा द्वितीय वर्ष के क्या कहते हैं, द्वितीय वर्ष के समाप्ति में कितनी थी विद्यार्थियों की संख्या? 1274। हमने मान लिया कि प्रथम वर्ष की शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या थी हमारे पास ए। ठीक है, ए विद्यार्थियों की संख्या थी। अब 12% की पहले वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि कर देंगे इसमें तो 112/100 हो जाएगा। फिर इसमें अगले वर्ष क्या हुआ? 9% की कमी आई, यानी कि ये हो जाएगा 91/100।
अब ये सब होने के बाद लास्ट में संख्या कितनी हो गई, 1274 हो गई। ठीक है, अब देखो अब करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दो 100 लिखे हैं जो, इनको ले जाएंगे हम पक्षांतर करके 1274 के पास। तो 1274 देखो 100 दोनों बटे में थे तो दोनों आ जाएंगे 100 यहाँ पर गुणा में। ठीक है, और यहाँ पर जो 112 और 91 था ये आ जाएगा नीचे भाग में, क्योंकि ऊपर थे ये। ठीक है, अब देखो अब इसको हम काटेंगे। देखो काटने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसको हम जो है पहले 112 से डायरेक्ट काटेंगे। तो 112 से कटेगा ये पहले एक बार, कितना बचेगा यहाँ से 5 5 और 1 154 बचा। ठीक है, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पर, घटा लो इसको दोस्तों। इसमें कितना बचेगा 0 1 1 5 में से 2 गए 7 7 में से 2 गए 5 15 154 आ गया। ठीक है, 154 कटेगा नहीं। तो दोस्तों 112 से डायरेक्ट नहीं कटेगा। ठीक है, जब ये 112 से डायरेक्ट नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे 2 5 6 10, 2 छक 12, 2 से इसको काटेंगे 2 छक 12 और 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, अब देखो ये कितने से कटेगा, अब शायद 91 से कट जाएगा। कितने बार में, 7 बार में, 7 9 7 63, 91 से 7 बार में ये पूरा पूरा अब डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 7 से इसको काट देंगे, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नीचे 8 बचा, ऊपर बचा 100 × 100। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा ये। ठीक है, और इसको हम 2 से काट देंगे, 50 बार में पूरा कट जाएगा। 25 पंचे कितना होता है 125 और एक 0 है यहाँ पर, तो 1250 जो है क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी विद्यार्थियों की जब पहले वर्ष के शुरुआत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का योगफल इतना, औसत निकालना। औसत निकालने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, जितना योगफल होता है और जितनी संख्याएं होती हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे 8 एकम 8 9 1 3 8 एकम 8 5 6 8 7 56 117 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाग कर दिया जाता है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक टंकी को एक नल द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है और एक आउटलेट पाइप द्वारा 7.5 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि नल और पाइप दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 6 घंटे में भरा जा सकता है, 7.5 घंटे में खाली किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 30। कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30। जो एलसीएम आता है वही होता है इसका टोटल वर्क, यानी कि इसकी क्षमता टंकी की टोटल कितनी हो गई 30। अब हम इसकी निकालेंगे इफिशियंसी दोनों की, तो इसकी हो जाएगी 6 पंचे 30 और इसकी हो जाएगी इफिशियंसी कितनी 4। ठीक है, जब 7.5 का भाग इसमें करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखो लेकिन ये वाला जो पहला पाइप था ये भर रहा था, ये खाली कर रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इन दोनों की इफिशियंसी टोटल निकाली जाए तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब दोनों की इफिशियंसी 1 है, टोटल उसको काम करना है 30, तो 30/1 कर देंगे तो कितने घंटे लगेंगे उसको भरने में, 30 घंटे लगेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो 30 घंटे यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इसको जो है हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 6। 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 12। 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 5 और 5 को गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 10। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो गया 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहाँ पर कि एक खाली भंडारा टैंक में 62 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी वह 1% खाली था। मतलब 62 लीटर पेट्रोल भर दिया फिर भी वह 1% खाली रह गया। भंडारा टैंक को भरने के लिए उसमें कितने लीटर पेट्रोल होना चाहिए। अच्छा, टोटल उसकी क्षमता पूछिए। 1% खाली था कब, जब 62 लीटर पेट्रोल भर गया उसमें, यानी कि 99% भरा था वो, यानी कि 99% भरा था। भरने के बाद कितना था वो 62 लीटर था। ठीक है, अच्छा यानी कि हमें 1% की वैल्यू निकालनी होगी अगर, तो ये हो जाएगा 62/99। ठीक है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, कितने परसेंट की, 100% की। तो हम करवा देंगे यहाँ पर 100 का गुणा। अब देखो, अब यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे कट तो ये सकता नहीं है। ठीक है, और काटने में भी बड़ी परेशानी होगी इसे। ठीक, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 99 का भाग करा देंगे हम किसमें, 6200 में, क्योंकि 62 का और 100 का गुणा कराएंगे तो 6200 हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें हम भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले ये जाएगा पहले लगभग 6 बार। तो 6 9 छक्के 54, 5 हासिल, 9 छक्के 54 और 5 59। यहाँ से कितना बचा 6, ये 20 से 26 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा 26, और अंक उतार लेंगे एक बार 0 का। अब जाएगा कितनी बार, ये लगभग 3 बार, 9 3 27 नहीं 2 बार जाएगा लगभग। ठीक है, तो 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। तो 62 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 62 इसमें नहीं है, 62 इसमें नहीं है, 62 इसमें नहीं है, 62 सिर्फ इसमें है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 62.63। ठीक है, हमें टोटल पूरा भाग नहीं देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो प्लस का है उसको जोड़ दो, जो माइनस का उसको जोड़ दो, बाद में घटा देंगे। देखो माइनस का यहाँ पर ये है,
और ये है और ये है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1.25 और 3.68 और 4.26 सबको जोड़ दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 8 5 13 6 19 19 की 9 हासिल 1 6 4 10 11 की 1 हासिल 1 3 2 5 4 9 9.9 आया माइनस का। ठीक है, अब हम प्लस वाले को ऐड करेंगे जितने प्लस के हैं। देखो 4.05 और 8.7 और 0.5 इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 4.05 और 8.76 जिसके आगे प्लस लगा है उसको जोड़ना है यहाँ पर, और 0.5। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे सबको। 6 5 11 की 1 हासिल 1 8 5 13 की 3 हासिल 1 8 4 12 13 यानी कि 13.31 आया। कितना आया? 13.31। अब इसमें से 9.19 घटा देंगे, बस यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो 11 में से 9 गया कितना बचा? 2, 2 में से 1 गया कितना बचा? 1, और 13 में से 9 गया कितना बचा? 4। तो इसका सही आंसर कितना हो गया? 4.12। 4 पॉइंट जो है इसका 1 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक बर्थडे टोपी एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है। शंकु के आकार की है टोपी। ठीक है, देखो शंकु के आकार कैसा होता है? शंकु इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर हम शंकु ड्रॉ कर लेंगे, जैसा भी बनेगा। ठीक है, ये शंकु हो गया और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी हुई है ये, और इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 6 10 का त्रिप्लेट होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये कारण हो जाता है। ठीक है, तो 8 6 10 के त्रिप्लेट से इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाल दी हमने? 10। कह रहा है ऐसी 15 टोपी बनाने के लिए अभी कागज की शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पाई आर एल निकालना है। ठीक है, तो पाई आर एल निकालेंगे, कितना आएगा? पाई का मान हमसे कह रहा है वो 3.14 लीजिए, और आर का मान हमारे पास कितना है? 6 है, और इसका एल का मान कितना निकाला हमने? 10 निकाला था। ठीक है, अब इसका गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? देखो, और ये तो एक टोपी का क्षेत्रफल होगा, लेकिन हमें 15 टोपी बनानी है तो 15 का इसमें क्या करवा देंगे? और गुणा करवा देंगे। अब देखो गुणा करवाओ इसमें, 15 छक्का 90, 90 ये हो गया, जीरो यहाँ से आ जाएगा 900, 900 गुणे 3.14 करेंगे तो 9 का इसमें गुणा करवाएंगे। 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12 की 2 हासिल 1, 9 3 27 1 28, और 2 अंक बाद दशमलव था और 2 जीरो यहाँ से ये कट जाएंगी और दशमलव हट जाएगी। ठीक है, यानी कि 28 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? 15 टोपियों को बनाने के लिए कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,500 है, इस पर 25% की छूट दी जाती है, जिसके बाद 15% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे कि पहले 25% की छूट दी गई अंकित मूल्य पर, तो हम मान लेंगे कि अंकित मूल्य हमारा यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, अब 15% का इसमें फिर भी लाभ हो रहा है, कितना? 15% का, यानी कि 75 गुणे 100/115 यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 थी 15, 23 बार में, और 5 से इसको काटेंगे, 15 पना 75, यानी कि जो सीपी आया हमारा क्रय मूल्य वो कितनी यूनिट आया? 1500/23 यूनिट जो है सीपी आ गया। अब हमें इतनी यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, और हमें सवाल में वैल्यू दी कितनी यूनिट की गई है? देखो MP 100 यूनिट माना था हमने, 100 यूनिट की वैल्यू हमें 11,500 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 115। 1 यूनिट की वैल्यू 115, हमें चाहिए कितनी यूनिट की वैल्यू है? 1500/23 यूनिट की वैल्यू चाहिए है, और 1 यूनिट की वैल्यू 115 है यहाँ पर। ठीक है, 23 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, और 1500 का 5 में जब गुणा करवाएंगे तो 7500 जो आ जाएगा इसका क्या? क्रय मूल्य। तो इसका वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा सही 7500। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक कंचन ने एक दुकान से 1130 रुपये में 52 पुस्तकें खरीदी, दूसरी दुकान से 920 रुपये में 47 पुस्तकें खरीदी। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य ज्ञात करना है हमें। देखो, हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 1130 रुपये में 52 पुस्तकें, तो टोटल कितने रुपए का पड़ेगा? ये इतने रुपए का। और 920 रुपये में उसने कितनी पुस्तकें खरीदी? 47 पुस्तकें, तो ये टोटल कितने रुपए का पड़ेगा? इतने का। इन सबको जोड़ के फिर 47 और 52 इसका भाग कर देंगे तो हमारा औसत मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो इसका मैं गुणा करवा के आपको बताता हूँ कितना गुणा आएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, जब इसका गुणा करवाएंगे 1130 गुणे 52 का, तो ये आएगा हमारे पास कितना? 58,760। ठीक है, और जब इसका 920 का गुणा हम करवाएंगे कितने में? 47 में, तो ये आ जाएगा हमारा 43,240। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास? देखो, ऐड करने के बाद 43,240 को ऐड करेंगे हम 58,760 में, तो ये आ जाएगा हमारा कितना?
1,02,000, ठीक है, 1,02,000 आया हमारा यहाँ पर, ठीक। तो टोटल वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब हमें औसत मूल्य निकालना था। टोटल पुस्तकें कितनी खरीदी हमने? 52 ये खरीदी थी, 47 ये खरीदी थी, 729 और 549, 99 का हम इसमें क्या करवा देंगे? भाग करवा देंगे सीधे, ठीक है। जब हम इसमें 99 का भाग करवाएंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 1030.3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1030.3 यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि एक आयताकार बगीचे और एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल बराबर। देखो, एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, एक आयताकार बगीचा है और एक जो है वर्गाकार बगीचा है। इन दोनों के क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, ठीक है। अच्छा, यदि पहले बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 32 और 8 है, इसकी जो है चौड़ाई 8 है और इसकी लंबाई क्या है? 32 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है। देखो, यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 8 गुणे 32। जब 8 गुणे 32 कराएंगे तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 1 25, 256, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 256 हो गया। तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा 16। क्यों? क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि जो ये वर्ग था, वर्ग की भुजा कितनी होगी हमारे पास? 16। हमें ज्ञात कर क्या करना है? वर्गाकार बगीचे का परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे 16 करवाएंगे तो 16 चौके 64। यहाँ से हमारे वर्गाकार बगीचे का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 64 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, यानी कि 21। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई। देखो, पाई की वैल्यू नहीं रखवा रहा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 28 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास दिया गया है, ठीक है। हमें त्रिज्या का मान चाहिए, तो यहाँ से 14 का स्क्वायर करवाएंगे तो आएगा 196 और गुणा करवाएंगे 4 का और गुणा पाई, ठीक है। जब इसमें 4 का गुणा करवा देंगे 196 में, ठीक है, 196 में हम 4 का गुणा करवाएंगे, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 2 38, 4 एकम 4, 3 7, 784 पाई यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष में निवल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखो, 11% की प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि इस साल जनसंख्या 100 थी तो अगली साल कितनी हो जाएगी? 111, ठीक है। फिर इसमें जो है 11% की वृद्धि होती है, यानी कि 111 में फिर 11% की वृद्धि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 111 गुणे 111/100 ये आएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो, कभी भी अगर एक सेम संख्या का गुणा करवाना हो तो इसका गुणा कितना हो जाएगा बताओ? 3 बार 1 आया है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 लिख देंगे और फिर उल्टी गिनती यहाँ से 3 2 1 इस तरीके से, और बटे में 100 पहले से यहाँ पर, ठीक है। तो 2 अंक बाद लग जाएगा दशमलव, तो यानी कि 123.21। अब निवल वृद्धि हमसे पूछ रहा है, तो पहले हमारी शुरुआत में कितनी थी? 100 जनसंख्या थी मान के चलो, ठीक है। 100 से कितनी हो गई? 123.21 हो गई। तो कितनी वृद्धि हुई? 23.21 की वृद्धि हुई यहाँ पर, ठीक है। तो 23.21 की निवल वृद्धि यहाँ से निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक वैन आधी दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। वैन की औसत चाल। देखो, औसत चाल निकालने के लिए सिंपली मैंने फॉर्मूला कई बार बताया है, 2 × AB। AB का मतलब 48 गुणे 24 और बटे में कर देंगे हम यहाँ पर 48 + 24, यानी A + B। 8 4 12, 4 2 6 और 7, 24 दूनी 48, 24 3 72, 3 बार में ये पूरा कटेगा और 16 बार में 48 कटेगा, ठीक है। तो 16 दूनी 32 यहाँ पर औसत चाल आ जाएगी 32 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी LCM यहाँ पर 364 दिया है और HCF हमें 26 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपली कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये हमारा जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो, पहली संख्या हमें 26 दी हुई है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है और LCM हमें दिया गया है 364, HCF दिया है हमें 26। तो देखो 26 से यहाँ पर 26 काट देंगे, दूसरी संख्या डायरेक्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 364 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। n का मान ज्ञात कीजिए और ये समीकरण दिया गया है हमें, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखो, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, गुणा में लिखा हो, तो आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, यानी कि माइनस के साथ प्लस ये इसकी घात कितनी थी? 3n + 4,
ये यहाँ से घात जुड़ जाएगी, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 5। क्यों? क्योंकि जब 3 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आधार दोनों का समान है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, घातों को बराबर कर देंगे। मतलब माइनस के 7 प्लस 3n प्लस 4 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 कितना होता है 6। अब देखो 7 जाएगा उस तरफ तो जुड़ जाएगा, तो 3n प्लस 4 बराबर 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n बराबर, अब 13 में से 4 घट जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो 9 4 13 9 आएगा। तो n का मान कितना हो गया, डायरेक्ट 3, यहाँ से n का मान निकल जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय PRS शेयर 2:3:4 के अनुपात में कुल लाभ इतना है, SP से कितनी अधिक राशि मिली। तो कुल लाभ देखो 3 2 5 4 9, यानी कि जो 9 यूनिट की वैल्यू है वो है हमें 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। हमें निकालना क्या है, S को P से कितनी अधिक राशि मिली, मतलब S को P से, यानी कि देखो ये S है लास्ट में, ये P है, तो कितनी अधिक मिली, S को मिली 2 और P को मिली 4, कितनी अधिक मिली 2 अधिक। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000, यानी कि S को P से 4,000 रुपये अधिक मिले, ठीक है। यहाँ पर 4,000 सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो, प्रथम 119 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। मैंने कई बार बताया है इस सवाल को कि अगर प्रथम कितनी भी संख्याएं हो, विषम का अगर पूछे, विषम संख्याओं का औसत पूछे प्रथम, ठीक है, तो वही हो जाता है जितनी संख्याएं हैं। और अगर सम संख्याओं का पूछे तो सम संख्याओं में n+1 कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें पूछा है विषम संख्याओं का पहली 119, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जितनी संख्या उतना ही इसका औसत। अगर यहाँ पे सम लिखा होता तो सम के लिए औसत हो जाता है 120, लेकिन हमसे पूछा विषम है तो विषम के लिए हो जाएगा 119, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति एक यात्रा 6 घंटे में पूरी कर सकता है। यात्रा का वह पहला 1/3 भाग 23 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष दूरी 46 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसकी कुल दूरी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने मान लिया कि कुल दूरी है उसकी 3x में से 1/3 भाग यानी कि हो जाएगा x, ठीक है। x जो दूरी है वो 23 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो समय कैसे निकालेंगे, और बाकी जो 2x की दूरी है वो चल रहा है हमारा कितने की चाल से, 46 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखो 1/3 भाग यानी कि x किलोमीटर की दूरी 23 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक है। तो दूरी बटे चाल समय हो गया प्लस, और दूरी अगली बार की दूरी शेष दूरी कितनी थी 2x, कितनी की स्पीड से चल रहा था ये 46 की स्पीड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x/46 बराबर में इसको समय टोटल कितना लग रहा है 6 घंटे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे 23 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। अब 23 ले लेंगे इसमें एलसीएम, ऊपर x प्लस x बराबर में 6, ठीक है। यानी कि जो 2x बराबर आएगा हमारा कितना आएगा 23 गुणे 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए x का मान, तो यहाँ से 6 कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तो x का मान कितना हो गया 23 3 69। लेकिन हमें तो चाहिए कितना 3x का मान, क्योंकि हमने टोटल दूरी कितनी मानी थी यहाँ पर 3x मानी थी, तो 3x मानी थी तो 3 का इसमें क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो 9 3 27 6 3 18 तो 20, यानी कि 207 किलोमीटर की उसकी जो है टोटल दूरी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक दुकानदार अपने ग्राहक को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर उसे 12.5% का लाभ होता है। अंकित मूल्य इतना है, वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम मानेंगे कि अंकित मूल्य हमें MP दिया गया है 100, ठीक है। अगर 10% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 90, ठीक है, 10% की छूट के बाद। और हमें लाभ परसेंट दिया है 12.5%। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 90 करेंगे और 90 का 100/112.5 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब देखो इसको काटो यहाँ से, जब हम इसको काटेंगे 25 से तो 25 चौके 100, 12 25 पंचे 125, 25 इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 और 0 40, 45 को 90 को काट देंगे, 45 दूनी 90, यानी कि 40 दूनी 80। तो CP का मान कितना हो गया 80। देखो CP 80 है और 90 में बेचा उसने, तब तो जाकर उसको 12.5% का लाभ हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अंकित मूल्य लेकिन सवाल में दिया गया था कितना 2750। अच्छा, हमने माना कितना था 100, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू 2750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 100 आ जाएगा। हमें निकालना कितनी यूनिट की वैल्यू 80 यूनिट की वैल्यू, 80 को करवा देंगे गुणा। देखो 2 जीरो ऊपर है और 2 जीरो नीचे से खत्म हो जाएंगे। अब 275 का सिंपली 8 में गुणा करवा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा CP निकल जाएगा यहाँ से। 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 की 0 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 2200 रुपये उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है।
इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 5.1 और 6.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है हमें। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे। तो पहला व्यक्ति चल रहा है कितना? 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और रेलगाड़ी की चाल हम यहाँ पे मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल से घटाएंगे हम व्यक्ति की चाल, तो चाल ये हो गई और गुणा इसमें 5/18 कराएंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय कितना लग रहा है पहले व्यक्ति को पार करने में? 5.1, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? देखो रेलगाड़ी की चाल तो x थी और वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी थी? 10.8 यहाँ पर, ठीक है। और 5/18 गुणा करवाएंगे तो ये बन जाएगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। बराबर में दूरी तो उतना ही थी, बटे में दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई है ये, ठीक है। बटे में समय कितना लग रहा है इसको? 6.8 सेकंड, ठीक है। अब इसको थोड़ी सा आगे सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 5.4 और इंटू 5/18, और ये 5.1 बटे में था जो, ये ऊपर आ जाएगा 5.1 ऊपर, और बराबर में d रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर में d। सेम इसको सॉल्व कर लेंगे कि x माइनस 10.8 गुणे 5/18 गुणे 6.8 हो जाएगा ये, ठीक है। बराबर में d रहेगा। तो देखो दोस्तों d बराबर में रहेगा, तो जब दोनों के बराबर में d है यानी कि दोनों दूरी है यहाँ पर, ठीक है। दोनों क्या है हमारी? दोनों जो है दूरी हैं, तो हम दूरी दूरी बराबर कर देंगे दोनों की, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन दोनों को करेंगे हम क्या? बराबर, ठीक है। इन दोनों समीकरण को कर देंगे यहाँ से हम बराबर। जब इन दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो सिंपली पहले 5/18 से पहला 5/18 पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। जब 5/18 से 5/18 खत्म हो गया, अब देखो अब क्या होगा? 17 से कटेगा ये, देखो 17×3 51.3 आएगा यहाँ पर, और 17×4 68, ठीक है। तो ये 0.4 आएगा। अब क्या करेंगे हम? 0.3 का गुणा अंदर करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3x माइनस इसका गुणा इसमें जब करवाएंगे तो 4×3 12, 5×3 15, 1 16, और 2 अंक बाद दशमलव तो 1.6 तो हो जाएगा, ठीक है। बराबर देखो इसका 0.4 का इसमें गुणा करवाएंगे तो 0.4 हो जाएगा ये x में, और माइनस इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो 8×4 32 और 4, और 2 अंक बाद लगाएंगे दशमलव तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखो 0.4 यहाँ पर लिखा है, तो 0.3 को हम ले जाएंगे इस तरफ तो ये घट जाएगा इससे, तो कितना बचेगा? 0.1x बचेगा, और 4.32 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 4.32 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर पहले से कितना है? 1.62, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 7 6 13, और 4 में से 1 गया कितना बचा यहाँ पर? 4 नहीं, 2 में से 3 में से 1 गया कितना बचा? 2, यानी कि 2.7 बराबर आ गया 0. इसको 0 को हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 0.1x, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली देखो कि दशमलव से इसकी दशमलव हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, यानी कि x का मान डायरेक्ट कितना आ गया हमारे पास? x का मान आ गया यहाँ से 27 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो ट्रेन की चाल थी वो कितनी आ गई? 27 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 14% का 2%, उस संख्या कितना परसेंट है? देखो संख्या मान ली हमने, संख्या है हमारी a, तो a का कह रहा है 14%, a का 14% कह रहा है तो 14/100 बराबर, और बराबर नहीं सॉरी, और 14% का 2% भी निकालना है, 2%। उस संख्या का कितना परसेंट है? संख्या मतलब a का कितना परसेंट है? कितना परसेंट मान लिया हमने? x% है मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ से देखो a से a खत्म हो जाएगा, संख्या से संख्या खत्म हो जाएगी, सीधे हमें x का मान यहाँ पर चाहिए है। 100 से हम यहाँ पर 100 खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी कितना? 28, और बटे में 100 था तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.28% हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.28। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 5 संख्याओं का योग देखो 655 है, ये सवाल कई बार आया है, और 2 संख्याओं का औसत इतना है। तो जब 2 संख्याओं का औसत इतना है तो 2 संख्याओं को जब योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 को गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 152, और तीसरी संख्या हमें 104 दी गई है, यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 2 6 5 और 256। 3 संख्याओं का योग 256 हो गया। अब 5 संख्याओं का योग है 655, तो इसमें से अगर हम 3 संख्याओं का योग घटा देंगे तो जो लास्ट की 2 संख्या बची है उनका योगफल आ जाएगा। 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3। 399 क्या आ गया हमारे पास? जो शेष 2 संख्या बची थी उनका योगफल। अब उनका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग कर देंगे, यहाँ से कटेगा 19 दूनी 38, 1 बचा, 2 नंबर 18,
और 19 एक बचा, दो पंचे 10, 199.5 जो है, जो शेष दो संख्याएं बची थी उनका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5%, 6.5% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली है। 3 वर्ष के बाद तुषार द्वारा बैंक को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर। देखो हमें अंतर निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 3.5% और 6.5% का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 3% अंतर यहाँ से आ जाएगा। लेकिन ये 1 साल का है, हमें कितने साल का निकालना है, 3 साल का, यानी कि 3 साल का अंतर कितना हो जाएगा, 9%। यानी कि जो ये मूलधन था 2 लाख रुपए, 2 लाख का हम क्या कर देंगे, 9% निकाल देंगे यहाँ पर। जब 2 लाख का 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18,000 जो है, दोनों जो हमें दरें दी गई थी उनका अंतर हो जाएगा। तो 18,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि अंजलि किसी कार्य को कितने दिनों में करती है, 16 दिनों में करती है। आयुषी और अंजलि और आयुषी, ठीक है, इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो नाम सेम है। देखो अंजलि करती है हमारी, अंजलि करती है 16 दिनों में, और अंजलि और आयुषी, अंजलि और आयुषी मिलके करती हैं दोनों 10 दिनों में, ठीक है। तथा अंजलि, आयुषी, अंकिता एक साथ मिलकर 8 दिनों में। देखो अब 3 लोग आ गए यहाँ पर, अंजलि, आयुषी और अंकिता, 3 लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है। 3 लोग मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। उसी कार्य को अंजलि और अंकिता दोनों कितने दिन में करेंगी। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, मैंने सबसे पहले बताया आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 80 एलसीएम हो जाएगा। अब अगर अंजू की इफिशियंसी की बात करें हम, तो 16 पंचे 80, 5 हो जाएगी। अंजू और आयुषी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10 8 80, 8 हो जाएगी। और तीनों की इफिशियंसी की बात करें हम, तो तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 10, ठीक है। हमें देखो निकालना किसकी किसकी है, अंजलि की और अंकिता की, ठीक है। तो अंजलि की इफिशियंसी तो हमें पता है कि 5 है, लेकिन अंकिता की इफिशियंसी नहीं है पता हमें। तो देखो अंजलि और आयुषी की इफिशियंसी यहाँ पर 8 है और तीनों की मिला के 10 है। तो अंकिता की केवल 2 नहीं हो जाएगी। देखो जब अंजलि की और आयुषी की 8 है तो अंकिता की कितनी हो जाएगी इफिशियंसी, 2। देखो अब अंकिता की इफिशियंसी 2 आ गई, हमें निकालना है अंजलि की और अंकिता की। देखो अंजलि की है 5, अंजलि की कितनी है इफिशियंसी बताइए, अंजलि की इफिशियंसी 5 है, ठीक है, ये 5 है। और अंकिता की कितनी निकाली हमने, 2 है। जब अंजलि की 5 है, अंकिता की 2 है, दोनों की इफिशियंसी मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 7। अब हमें टोटल वर्क 80 दिया गया था, तो 80/7 कर देंगे, तो टोटल जो है 80/7 दिनों में ये दोनों मिलकर काम कर लेंगी। कौन कौन, अंजलि और अंकिता कितने दिनों में काम करेंगी, 80/7 दिनों में काम करेंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमसे सवाल कह रहा है कि 74 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 41 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 85.8 किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ हो। देखो ये विक्रय मूल्य दिया गया, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए देखो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर विक्रय मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य निकालना है और लाभ या हानि कुछ भी दिया गया है तो उल्टा कर दिया जाता है। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे 30% का लाभ होगा तो 130/100 करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दें। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया गया था, हमने निकाला क्या है, ये क्रय मूल्य निकाला है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 13 से इसको काटेंगे, 13 पना 65, 3 78, ठीक है, 78 ये हो जाएगा, 7 बचेगा, 13 78, यानी कि सीपी कितना आ गया, 66 आ गया। अब देखो इसका निकालना है रेशियो। देखो 74 रुपये वाली चीनी को 41 रुपये वाली चीनी के साथ मिलाना है ताकि दोनों का जो मूल्य हो जाए 61 रुपये प्रति किलोग्राम, दोनों का मूल्य निकल के आए, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाएंगे, इसको घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 74 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में 6 गया 8, बस 8 बचेगा यहाँ पर। और जब इसमें 41 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 2 25, यानी कि 25:8 के में जो है हमें 74 और 41 रुपये वाली चीनी को मिलाना चाहिए, तब जाके वो जो है 66 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी बन पाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25:8 की रेशियो में मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे पूरे 35 क्वेश्चन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप उसका नंबर डाल के हमें कमेंट कर देना, तो मैं उस क्वेश्चन को अलग से जो है बना के वीडियो आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और कोई मेथड अगर आपको सीखना है अलग से, 3 मेथड वगैरह, तो उसको भी आप कमेंट कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो, तो एक लाइक जरूर कर देना और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इस चैनल पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखो मैं नया हूँ और मुझे जो है सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक। और बस
इतना ही कहना है कि लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्या करना है, आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे, ठीक है। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक। तो खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।